हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर आर अग्रवाल और मेरे चैनल पेन पेपर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको किशोरावस्था के बारे में बताया था और उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में भी जिक्र किया था। आज मैं आपको किशोरावस्था के विकास के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बताऊंगी। किशोरावस्था में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और उनमें किस प्रकार से शारीरिक या मानसिक विकास होते हैं। तो पहला क्षेत्र है शारीरिक विकास का क्षेत्र यानी फिजिकल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत अनेक शारीरिक अवस्थाएं आती हैं, जैसे वजन यानी कि वेट। किशोरावस्था में बालिकाओं की अपेक्षा बालकों का वजन 25 पाउंड तक ज़्यादा बढ़ता है। दूसरा है लंबाई। किशोरावस्था में बालकों की लंबाई 18 वर्ष तक तेजी से बढ़ती है, लेकिन बालिकाओं में 16 वर्ष की अवस्था में ही लंबाई पूर्ण हो जाती है। मनोवैज्ञानिकों की ऐसी मान्यता रही है कि लड़के एवं लड़कियों की शारीरिक लंबाई परिपक्वता के अग्रसर हो जाती है, अतः माता पिता को उनका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट देंगे हम सिर और दिमाग यानी हेड एंड ब्रेन। लड़कों का सिर और मस्तिष्क 16 वर्ष की आयु तक अपना पूर्ण रूप ले लेता है, जबकि लड़कियों के सिर और मस्तिष्क की पूर्ण संरचना 16 वर्षों में पूरा होती है और दोनों के मस्तिष्क तथा सिर का वजन 1200 ग्राम से 1400 ग्राम तक हो जाता है, यानी वो अब पूरी तरह से किशोरावस्था में मैच्योर हो जाता है। अगला पॉइंट है दांत यानी टीथ। इस अवस्था में सभी दांत निकल आते हैं, यहाँ तक कि जो प्रज्ञा दांत यानी अक्कल दांत जो बोलते हैं वो भी निकल आते हैं, या किसी किसी का थोड़ा लेट से निकलता है लेकिन निकलना शुरू हो जाते हैं। जिन बच्चों को प्रज्ञा दांत नहीं निकल पाते हैं उसमें प्रौढ़ावस्था तक इसकी संरचनाएं विकसित होती रहती हैं, जिससे अनेकों शारीरिक विकृतियां सामने आती हैं। अर्थात जो समय पे जिनके दांत यानी अक्कल दांत जिसके समय पे नहीं निकल पाते हैं, उन बच्चों में प्रौढ़ावस्था तक आते आते अनेक प्रकार की शारीरिक विकृतियां दिखाई देती हैं, जो सामान्य तरीके से शारीरिक विकास को बाधित करते हैं। उसके बाद आती हैं हड्डियां यानी बोन्स। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के हड्डियों का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में हड्डियां संपूर्ण मजबूती को प्राप्त हो जाती हैं और अनेक छोटी छोटी हड्डियां बड़े हड्डियों के साथ जुड़कर शरीर को एक नया स्वरूप देती हैं। इसके अलावा अदर ऑर्गन्स के बारे में भी देख लेते हैं। शरीर के वे सभी अंग शामिल होते हैं जिसमें मांसपेशियां उसका संपूर्ण स्वरूप दिखाने लगती हैं तथा निश्चित आकार में बदल जाती हैं। 12 वर्ष की अवस्था तक मांसपेशियों का कुल वजन पूरे शरीर का 33% होता है और 16 वर्ष की अवस्था तक यह बढ़कर 44% हो जाता है। यहाँ तक कि शारीरिक जो दशाएं होती हैं उनके अनुसार भी मांसपेशियों के बढ़ जाने के कारण हृदय के धड़कन की गति 144 से घटकर 72 तक हो जाती है। अब अगर मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट की बात करें तो किशोरावस्था में बच्चों का मानसिक विकास लगभग उच्च कोटि का हो जाता है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक रूप से उसके सभी अंग इस लायक बन जाते हैं कि वह अपने वातावरण के अनुकूल सभी मानसिक दशाओं को पूरा कर लेता है और अपने व्यक्तित्व को भी उसी रूप में ढालने का प्रयास करता है। अगला पॉइंट अगर दें तो समायोजन और स्थायित्व का किशोरावस्था में अभाव होता है। उनमें सबसे बड़ी समस्या बालकों के साथ इस बात की होती है कि वे स्वयं को वातावरण में समायोजित नहीं कर पाते हैं तथा स्थायित्व भी नहीं ला पाते हैं। कारण यह होता है कि वे शारीरिक रूप से पूर्णतः परिपक्व नहीं हो पाते हैं और मानसिक रूप से भी सामाजिक विचारों से पूर्ण परिचित नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो समायोजन नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा है उनकी गहरी मित्रता। इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियां मित्र बनाने में अधिक विश्वास करते हैं। उनका मुख्य पहलू यह होता है कि किशोरावस्था के पहले अर्थात 6 वर्ष की आयु तक वे अपने समान लिंगों के साथ मित्रता करना पसंद करते हैं, जबकि 7वें वर्ष से वे विपरीत लिंगों के साथ भी मित्रता करना पसंद करने लगते हैं। इसके अलावा अलग अलग व्यवहार उनमें
दिखाई देते हैं। जैसे कि बच्चों में शारीरिक एवं मानसिक विकास तो हो ही जाता है। ऐसी परिस्थिति में अभिभावक उन्हें नियंत्रित जीवन जीने की सलाह देते हैं और ये बात उन्हें पसंद नहीं आती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके व्यवहारों में भिन्नता दिखाई पड़ने लगती है। इसके अलावा अगला पॉइंट देंगे स्वतंत्रता एवं विरोध की भावना। किशोरावस्था में बच्चे स्वतंत्रता अधिक पसंद करते हैं, लेकिन परिवार एवं समाज में ऐसी व्यवस्था उन्हें नहीं मिल पाती है। फलस्वरूप उनमें विरोध की भावना अधिक दिखाई देने लगती है। वे अधिक से अधिक स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इसलिए ऐसी मानसिकता उनमें घर कर जाती है। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि परिवार का ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ही ना हो। इसके अलावा उनमें समूह का महत्व भी 12 वर्ष की अवस्था के बाद बच्चों में समूह बनाने की आदत बन जाती है। वे समूह में ही जीवन बिताना आवश्यक समझने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में बच्चे अपने माता पिता से दूर होने लगते हैं, जिससे वे अपने रास्ते से भटक जाते हैं। अतः एक सजग अभिभावक को इस पर नियंत्रण रखने की कोशिश करनी चाहिए और शिक्षकों को भी इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। उन्हें भी ये समझाना चाहिए कि बच्चों, आप में बहुत सारे अभी बदलाव शुरू हो रहे हैं, तो आप अपने आप को नियंत्रित रखकर माता पिता की बात मानो और शिक्षकों की भी बात मानो तथा अपने बदलाव को स्वीकार करते हुए परिवार एवं समाज के साथ एडजस्टमेंट करो। दूसरा पॉइंट है सामाजिक विकास का क्षेत्र है। इसके अंतर्गत अनेक सामाजिक परिवर्तन आते हैं, जैसे तर्क शक्ति का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। सामान्य सी बात आती है, जब बच्चों में किशोरावस्था की शुरुआत होती है, ऐसी परिस्थिति में उनमें तर्क वितर्क करने की आदत सामान्य रूप में बढ़ने लगता है। परिणाम स्वरूप वो सभी उम्र के लोगों से छोटी छोटी बातों में ही तर्क वितर्क करने लगते हैं। दूसरा है दिवा स्वप्न की अधिकता, यानी कि वो दिन में ही सपने देखने लगते हैं। अर्थात बच्चे जब किशोरावस्था में स्वयं को पाते हैं तो उनमें सामान्य रूप से यह बात घर कर जाती है कि हम सभी प्रकार के कामों को उतने ही कुशलता से पूरा कर सकते हैं जितनी कुशलता से बुजुर्ग या वयस्क अर्थात माता पिता या टीचर्स कर पाते हैं। तो ये उनमें एक सामाजिक डेवलपमेंट पैदा होता है कि वो कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तीसरी चीज़ है क्रोध की अधिकता। सामाजिक विकास के क्रम में यह बात प्रकाश में आई है कि इस अवस्था के बच्चे स्वयं को अधिक स्वतंत्र रखना पसंद करते हैं, लेकिन सामाजिक संरचनाओं के अनुसार उन्हें अपने आप को नियंत्रित रखना पड़ता है, क्योंकि हमारा समाज आज भी किशोरों के लिए उतना खुला हुआ नहीं है। परिणाम स्वरूप उनमें क्रोध का विकास डेवलप होना शुरू हो जाता है, यानी वो छोटी छोटी बातों में अगर उन्हें रोक टोक किया जाता है तो वो क्रोधित होने लगते हैं। अब आगे आता है सामाजिक विकास के अंतर्गत आपराधिक प्रवृत्ति का विकास। स्वाभाविक रूप से बच्चे मन एवं मस्तिष्क से कमजोर होते हैं। उनमें जो भी विकास संबंधी क्रियाएं समावेशित हो जाती हैं उसका वे पालन तो करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप कुछ असामान्य एवं कुसंगतियाँ भी उनके जीवन में विद्यमान हो जाती हैं, यानी वो गलत संगत में पड़ सकते हैं या किसी तरह का असामान्य व्यवहार करने लगते हैं, जो उनमें आपराधिक वृत्ति को जन्म देने लगता है। अतः शिक्षकों से ये आग्रह किया जाता है, ये माता पिता से भी ये आग्रह किया जाता है कि वे बच्चों का पूरी तरह से ख्याल रखें ताकि उनमें इस प्रकार के किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति का विकास न हो। इसके अलावा है आस्थावान बनने की प्रकृति। चूँकि किशोरावस्था में बच्चों को उचित और अनुचित का ज्ञान बहुत कम होता है, क्योंकि वे स्वयं को इतना उच्च आदर्श में ढाल लेते हैं कि सहजता से आस्था में बदलकर स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अब अगला क्षेत्र हम देखेंगे ज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या आता है। विकास के इस क्रम में बच्चों में प्रायः यह आदत सी बन जाती है कि वे ज्ञानार्जन के क्षेत्र में स्वयं को बहुत कम आगे ला पाते हैं।
किशोरावस्था में ज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत निम्न विकास शामिल है। जैसे पहला, सामाजिक गतिविधियों में रुचि। चूँकि बच्चे समाज में ही अपने अधिकतम क्रियाकलापों को संपादित करते हैं, ऐसी परिस्थिति में अधिकांशतः उनमें सामाजिक ज्ञान का ही भंडार विकसित हो पाता है। ऐसे में शिक्षकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे बच्चों की रुचि पर ध्यान देते हुए ही शिक्षा प्रदान करें। दूसरा है, उनमें लव अवेयरनेस यानी प्रेमासक्ति अधिक होने लगती है। वे ज्ञानार्जन के क्रम में अधिक से अधिक प्रेम पर आधारित साहित्य, अखबार या वैसा भाग जिसमें रोमांस अधिक होता है, या कुछ साहसिक कार्य जिसमें उन्हें ज़्यादा एक्सपोज करने को मिले या दिखाने को मिले, वैसे कार्यों को वो अपने ज्ञान का आधार बना लेते हैं। तीसरा पॉइंट दे सकते हैं, तकनीक एवं संस्कृति में रुचि। चूँकि किशोरों में यह सामान्य प्रवृत्ति होती है कि वे अपने जीवन को अपने अनुकूल बना सकें, और इसके लिए वे पूरी कोशिश भी करते हैं, जिसके अनुसार अधिकांश बालकों का झुकाव विज्ञान एवं तकनीक में भी होता है, जबकि बालिकाओं का झुकाव चिकित्सा सेवा में, संगीत में तथा चित्रकला में अधिक होता है। तो उपर्युक्त क्षेत्रों में वे अपने ज्ञान का विस्तार करना अधिक पसंद करते हैं। ऐसे में शिक्षकों को भी चाहिए कि वे उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान करें, उन्हें उसी हिसाब से मोटिवेट करें। अगला पॉइंट हम देखेंगे संवेगात्मक विकास का क्षेत्र यानी इमोशनल क्षेत्र। इमोशनल डेवलपमेंट किस प्रकार होता है? इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के विकास शामिल हैं, जिसमें पहला है लव। मानव विकास में किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे अपने कोमल हृदय में जन सामान्य के लिए प्रेम का भाव रखते हैं, और यह प्रेम ऐसा होता है जिसके टूट जाने के कारण उनमें तकलीफ का भाव उत्पन्न होने लगता है। इसलिए शिक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बालकों को इस प्रकार निर्देशित करें जिससे कि किशोरावस्था में उनका सर्वांगीण विकास सुनियोजित तरीके से पूरा हो सके। दूसरा, उनमें घृणा की भावना भी ज़्यादा होती है। किशोरावस्था में बच्चे अपने शारीरिक एवं मानसिक विकास पूर्ण रूप से दे पाने में परिपक्व नहीं होते हैं। परिणाम स्वरूप छोटी छोटी बातों पर, चाहे वह बात उनके भले के लिए ही क्यों ना कहा गया हो, वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसके कारण संबंधित व्यक्ति के प्रति उनके मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे उनका सर्वांगीण विकास रुक जाता है। इसे नियंत्रित करना अत्यंत ही आवश्यक है। तीसरा पॉइंट हम दे सकते हैं सहानुभूति या उनमें सिंपैथी की भावना। किशोरावस्था शारीरिक विकास की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चों के हृदय में या हर काम के लिए, हर व्यक्ति के लिए सामान्य मूल्य की भावना होती है, जिसका सदुपयोग या दुरुपयोग वे अपने परिवेश में करना चाहते हैं, लेकिन यह कितना सार्थक और निरर्थक होगा, इससे वे अपरिचित होते हैं। उनको यह ज्ञान नहीं होता है कि वो जो करना चाह रहे हैं वो सही है या उसका परिणाम गलत होगा। ऐसे में वो प्रायः अपने कर्तव्य से अलग हो जाते हैं, जिसको नियंत्रित करने की जानकारी संबंधित शुभचिंतकों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। उनके माता पिता को चाहिए या फिर उनके शिक्षकों को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं, और बच्चों को भी वो चाहिए कि वो अपने से बड़ों की बात को माने, समझें और उसी अनुसार कार्य करें। अगला पॉइंट है क्रोध की भावना। किशोरों में यह सामान्य सी बात पाई जाती है कि वे सामान्य जनों की बातों पर भी बिना सोचे समझे क्रोध कर लेते हैं, जिससे उनके स्वयं का नुकसान होता है, साथ ही साथ उनके शुभचिंतकों का एवं परिवेश का भी नुकसान होता है। अतः सजग माता पिता को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने बच्चों में क्रोध की भावना उत्पन्न होने न दें। इसके अलावा बच्चों में रिजिडनेस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उनमें जिद की भावना आती है। तो आइए देखते हैं इस पॉइंट में क्या है। किशोरावस्था की यह एक ऐसी परिकल्पना होती है जिसमें किशोरों में माता पिता तथा अभिभावकों के सलाहों के विपरीत प्रतिक्रिया करने की आदत बन जाती है। यानी बड़े कुछ भी बोले, बच्चे जस्ट उसके ऑपोजिट काम करना चाहते हैं, जिसे माता पिता पसंद नहीं करते।
परिणाम यह होता है कि बच्चे उस कार्य विशेष को पूरा करने के लिए जिद पर उतर आते हैं, जिसके कारण सकारात्मक प्रभाव नहीं आता है। बच्चे अपने मार्ग से विमुख होकर मन के अनुसार अपना कार्य करने के लिए उत्तेजना दिखाते हैं, जो उनके भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं माना जाता है। इसके अलावा काइंडनेस भी उनमें रखता है, यानी दया की भावना। दया भाव एक ऐसा भाववाचक रूप है जो किशोरों में खास रूप से पाया जाता है, जिसका परिणाम सामने आता है कि वे किसी भी व्यक्ति विशेष को देखकर उसके दुख से द्रवित होकर अचानक दया भाव से भर जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें सत्यता का बोध होता है, वे चेतनावस्था में आ जाता है तथा उसकी उपयोगिता के बारे में सोचने लगता है। अतः अभिभावकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बच्चों में दया भावना के मूल तत्वों को सही तरीके से समायोजित करने की व्यवस्था करेंगे, ताकि बच्चे ये समझ सकें कि वो दया भाव दिखा रहे हैं तो सही जगह पे दिखा रहे हैं या वो कुछ गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को देखा तो अंत में अब निष्कर्ष भी अवश्य देख लीजिए। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि निष्कर्ष देना अनिवार्य होता है, यानी आप जो भी लिखे हैं उसका समरी देख करके भी एग्जामिनर ये समझ जाता है कि आपने लिखा क्या है। किशोरावस्था के उपर्युक्त सभी विकास के क्षेत्र एवं अवस्थाओं के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में यह अवस्था यानी किशोरावस्था की अवस्था संघर्ष एवं विरोध की अवस्था है, साथ ही तूफान एवं तनाव की भी अवस्था है, जिसे समय रहते ही सही मार्गदर्शन करके बच्चों के जीवन को संवारा जा सकता है तथा समाज को एक स्वस्थ एवं विकासशील नागरिक की प्राप्ति भी हो सकेगी। अतः प्रशिक्षु शिक्षक शिक्षिका के रूप में हम सबों को का ये पुनीत कर्तव्य होना चाहिए कि विकास के अवस्थाओं के अनुरूप अपना आचरण संयमित एवं नियंत्रित करते हुए बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान करें जिससे कि वे पूर्णतः अनुशासित, चरित्रवान एवं नैतिकवान बनकर राष्ट्र को एक स्वस्थ डायरेक्शन दे सकें, एक सही दिशा दे सकें। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।